हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर चल रहा था और लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्कोहल और फिनॉल का जो प्रिपरेशन मेथड था वो भी हो चुका था। फिर वहाँ पर हम लोग आ गए थे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कोहल की, ठीक है, उस पर बात चल रही थी। और अल्कोहल और फिनॉल की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसकी एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, तो उसको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर इसका हम रिएक्टिव मेटल सोडियम से, पोटेशियम से, एल्युमिनियम से रिएक्शंस कराते थे तो वो क्या कर जाता था, वहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता था। इससे साफ साफ दिख रहा था कि उसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर वहाँ पर मैंने आपको बताया था फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है किसी भी एलिफेटिक अल्कोहल से। वो सारी चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर पे बताया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। और अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी अगली रिएक्शन, क्योंकि हम जो रिएक्शंस अल्कोहल की पढ़ रहे थे उन रिएक्शन की बात चल रही थी जहाँ पर अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट करके रिएक्शंस होता था। तो पहला तो एसिडिक बिहेवियर इनका देखा जा चुका है। जो दूसरी रिएक्शन यहाँ पर आती है उसका नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड जो रिएक्शन यहाँ पर है अल्कोहल की, वो कौन सा है यहाँ पर, अल्कोहल या फिर फिनॉल की बात करते हुए एस्टेरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है वो, एस्टेरिफिकेशन है। एस्टेरिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए उसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं रीड कराता हूँ। देखो, एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन। तो याद रखना, अल्कोहल 3 लोगों से रिएक्शंस करके वहाँ पर एस्टर बना सकता है। उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दूसरा यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड, और तीसरा आपको कहता है कि वहाँ पर एसाइल क्लोराइड भी हो सकता है। ऐसे 3 कंपाउंड्स वो रिएक्शंस करके वहाँ पर क्या बना सकता है, क्या बताओगे, एस्टर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसकी जो दूसरी रिएक्शन है यहाँ पर देखते हैं। तो सेम वही तरीका होगा हम लोग का पढ़ने का। पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको हम लोग पहले यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि हम उसकी जो भी एनसीईआरटी में लिखा गया उसको रीड करते हैं। तो चलिए बात आती है यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन करने वाली रिएक्शन। और एस्टेरिफिकेशन में आपको बता दूं, यहाँ पर हमें 3 कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। अल्कोहल हो चाहे फिनॉल, आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल या फिर फिनॉल। कार्य जब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, R-COOH से। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। और बताया गया रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। कैसे होगी रिएक्शंस, वो तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे करना है, नहीं तो इसकी मैकेनिज्म आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में वहाँ पर देखेंगे। तो याद रखना, जब इनसे रिएक्शंस होते हैं एसिडिक मीडियम में, तो अल्कोहल का क्या टूटेगा, याद रखना H, अल्कोहल का H, और एसिड से OH टूटेगा, ठीक है। ये दो कई स्टेप में होती है रिएक्शन, तभी आपको ऐसे याद रखना है। अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH टूटता है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, अगर H और OH निकले तो मतलब क्या निकल गया, वाटर। अब ये जो बचा हुआ ग्रुप है वो इस वाले कार्बन से टूटे जा करके जुड़े, क्योंकि इसका OH यहाँ से हटा है तो OR ग्रुप आकर के यहाँ से जुड़े। अगर मैं R डैश से लिखूँ तो बताओगे R डैश इससे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इनसे क्या जुड़ जाएगा, OR, ये, ठीक है। और साथ साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वाटर भी निकल रहा है। और यहाँ पर आपको एक लाइन कहता है कि अगर चाहते हो रिएक्शंस में ये एस्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर, एस्टर यहाँ पर अच्छे रेट से बनता रहे तो आपको एक काम ये करना होगा कि आपको जो यहाँ पर वाटर बन रहा है इसको हटाते रहो, ठीक है। तो एक आपको पता है ले चैटरजी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर प्रोडक्ट हटता रहेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है सेकेंड, और यहाँ पर को कहता है कि अगर हम लेके चलते फिर से अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन इस बार एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं, R-COOCOR-, ये भी आपको बताया कि एसिडिक मीडियम इसको भी कराते हैं। तो यहाँ पर याद रखना होता क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैकेनिज्म पे नहीं जाने से। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है। और अल्कोहल में भी यहाँ पर इसका बॉन्ड टूटेगा H और OH में। तो याद रखना, ये जो OH ग्रुप है, OR ग्रुप, ये तो जा करके इस पर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इनके ऊपर माइनस है, ये इनसे। और जो ये H आपको दिखाई दे रहा है, H जा करके किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन, क्योंकि इसके हिस्से में क्या है, माइनस। तो अगर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फिर से R डैश, अब बताओ कि R-CO, R-CO, और इसे कौन जाकर जुड़ेगा, OR। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, OR प्लस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया। फिर यहाँ पर ये H प्लस जाकर के इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये भी R डैश था, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हैं यहाँ पर R डैश, उसके बाद क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है। एसिड और एस्टर दोनों बन रहे हैं एनहाइड्राइड से। तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्टर। समझ में। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर की रिएक्शंस,
और थर्ड नंबर की रिएक्शन कह रहे हैं फिर से, अगर हम अल्कोहल, देखो जहाँ पर मैं अल्कोहल लिख रहा हूँ यहाँ पर आप फिनॉल भी लिख सकते हो, सेम रिएक्शंस होगी। अगर इसकी रिएक्शन को हम करा रहे हैं एसाइल क्लोराइड से, RCOCl से, ठीक है, तो ये रिएक्शंस होगी। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, उस बेस को यहाँ पर इन्होंने लिया पीरिडीन बेस, या फिर नॉर्मली बेस भी ऐसे लिख दें। तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से भाई ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये माइनस प्लस। तो आपको पता है कि ये जो माइनस वाला है जाकर के इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये H प्लस किसको मिल जाएगा, Cl को। तो यहाँ से अगर मिलेगा, लिखूँ फिर से डैश से R-CO, उसके बाद OR आकर के जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर HCl बन जाता है, ये आपका एस्टर बन जाएगा, एस्टर, और ये हमारा एसिड है। तो रिएक्शन से याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है, पीरिडीन बेस बन रहा है, ठीक है। तो ये पीरिडीन क्या करेगा, जो बनने वाला जो पीरिडीन बेस हम यूज़ कर रहे हो, क्या करेगा, जो यहाँ पर रिएक्शन के दौरान एक एसिड बन रहा है, उस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करेगा। और रिएक्शन से न्यूट्रलाइज करने का मतलब ऐसा कह सकते हैं, उसको प्रोडक्ट को रिमूव करता जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती रहेगी। तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी आपने देखा ये तीनों कॉन्सेप्ट, अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की जहाँ पर आप फिनॉल भी यूज़ कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। ऐसा नहीं मैंने अल्कोहल के साथ बताया तो बताओगे अल्कोहल ही होगा, ये रहा फिनॉल। इसकी रिएक्शंस अगर आप यहाँ पर R-COCl से कराएंगे तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन वैसे हो जाएगी। अब बताओगे इसका माइनस प्लस में ये टूटेगा, ऐसे यहाँ पर माइनस, ये प्लस में टूटेगा, तो ये जा करके ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये H प्लस जा करके इस Cl से मिल जाएगा। तो बताएंगे ये R-CO ग्रुप इससे जा करके जुड़ेगा, तो आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये था O, और उसे कौन जुड़ रहा है, R-CO। तब बताओ कि C वाला बॉन्ड जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, COR-, ठीक है, ऐसे। तो जहाँ कहीं पर भी मैंने यहाँ पर अल्कोहल लिया, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो आप उसकी रिएक्शन फिनॉल से भी करा सकते हो। मतलब फिनॉल से रिएक्शन आप एसिड से करा सकते हो, एनहाइड्राइड से करा लो, एसाइल क्लोराइड से करा लो। सबसे कराने पर ही क्या हो जाता है, वहाँ पर आप बताओगे कि यहाँ पर आपका एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ये एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन थी, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और कई जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो, अल्कोहल प्रिपरेशन का जब मेथड मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन को जब रिड्यूस करके बात आई, तो एल्डिहाइड कीटोन से हम रिड्यूस किए थे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका अल्कोहल बन गया था, ठीक है। एल्डिहाइड से आपका प्राइमरी बना था, कीटोन से आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना था। लेकिन वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर हम एसिड से बनाते थे, एसिड का जल्दी रिडक्शन नहीं होता था, तो मैंने कहा था उसमें एस्टर बना लिया जाए, अल्कोहल से रिएक्शन करा के एसिडिक मीडियम। तो वही वाली रिएक्शन थी, एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन करा के एस्टर बनाया गया था, फिर इसका रिडक्शन कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यही रिएक्शंस आपको एसिड में आपको एक बार फिर से मिलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम अल्कोहल की रिएक्शंस में इसको पढ़ रहे हैं, अभी एसिड की जब केमिकल रिएक्शंस आएगी वहाँ पर फिर से बताएगा। तो कई जगह पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक जहाँ अच्छे से समझ लेना, जैसे यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से यहीं पर बताया जा रहा है कि एस्टर कैसे बनेगा, कौन सा माध्यम लेके चलते हैं। एसिड और एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एसिडिक मीडियम, और एसाइल क्लोराइड से करते हैं तो बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में यहाँ पर पेरिडीन बेस यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर HCl नाम का एसिड बनता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, हाँ समझ में। तो चलो अब यहीं पर एक और रिएक्शंस पढ़ते हैं। चलो हटा इसको, उसके बाद फिर आते रीड करते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शंस है, रिएक्शन में आपको यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम यूज़ करते हैं ये यहाँ पर COOH ग्रुप है और यहाँ पर OH, ठीक है, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिनॉल भी लगा है, COH भी, ऐसा भी कह सकते थे। यहाँ पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड ये भी बोल सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये कहता है कि अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब ये CH3COOCH3 ऐसे, ये रहा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस कराते हैं प्रेजेंस ऑफ, फिर से आपको पता है बेस, यहाँ पर एसिड, एसिडिक मीडियम ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बताया था ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, माइनस और यहाँ पर प्लस। और याद रखना ये क्या हो जाता है, RCO ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है, और यहाँ पर जाकर के कहाँ पर जुड़ेगा, तो आपको पता है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ऐसा कुछ होगा।
तो वो याद रखना कि ये भले आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में हो सकता है जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ऑप्शंस में आपको इनका OH हटा करके यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगा दे, लेकिन याद रहे अगर आपको ये तीनों में से कोई सेटअप मिल जाए, मैंने कहा एसिड मिल जाए, एनहाइड्राइड मिल जाए और या फिर आपका एसाइल क्लोराइड मिल जाए, इनकी रिएक्शन अगर आपको कराना है और सामने OH ग्रुप आपको देखने को मिल जाए, तुरंत के तुरंत आप वहाँ पर स्टेरिफिकेशन कराना है, इसका H हटा दो, इसको दे दो और ये वाला ग्रुप जिसको हम एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है इसको, और ये जिससे जुड़ता है हम कहते हैं उसका एसिटाइलेशन हो गया। ये एसिटाइल ग्रुप इनसे जाकर के इनका H हटा करके यहाँ पर जुड़ने वाला और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पर COOH और यहाँ पर O और इससे कौन जुड़ जाएगा COCH3, तो यहाँ पर इसे लिखते हैं COCH3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है ये सैलिसिलिक एसिड था और सैलिसिलिक एसिड पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया, मतलब उसका एसिटाइलेशन हो गया, इसलिए अब इसको हम यहाँ पर एक नाम देते हैं, कहते हैं यहाँ पर एसिटाइल, यहाँ पर क्या बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सिलिक एसिड, ठीक है, इसको कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसका जो कॉमन नाम चलता है उसको पता है क्या कहते हैं यहाँ पर, एस्पिरिन, ठीक है, जो कि एक दवा की तरह यूज़ हो जाता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक उनकी तरह इनका यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो बताया गया यहाँ पर एक बार फिर से सैलिसिलिक एसिड का अगर एसिटाइलेशन कराते हैं, एसिटाइलेशन कैसे, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो CH3CO ग्रुप जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है और जुड़ करके आप याद रखना कि ये ग्रुप को जब आपको ऑप्शंस देगा ना, वहाँ पर बहुत सारे यहाँ से हटा के यहाँ पर COCH3 लगा देगा, OH को इसे रखने देगा, फिर यहाँ पर लगा देगा, कहीं पर कुछ भी कर सकता है, बस आपको तुरंत देखना है। अगर आपको एसिटाइल ग्रुप ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें आपको तीनों सेटअप बताया, एसिडिक एसिड, एसिड हो, एनहाइड्राइड हो, एसाइल क्लोराइड हो, आपको दिखे तो आपको बस OH वाले ग्रुप से ही रिएक्शन कराना, उसका H हटा करके वो RCO ग्रुप इससे जोड़ देना, जैसे यहाँ पर बताया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको कहते हैं एस्पिरिन बन के तैयार होता है। ये रिएक्शन कौन सी थी आपको पता है, वो सारी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर अल्कोहल या फिर फिनॉल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट करके रिएक्शंस होता है, ठीक। तो चलो अब इसको हटाते हैं, अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या रहता है, क्या आपको बताया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन, बताया गया अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और किससे, एसिड क्लोराइड और किससे, एंड एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म्स एस्टर, तो क्या बना लेते हैं वो, एस्टर बना लेते हैं, ऐसा समझ में। देखो अब यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको बताया कि चाहे एरोमेटिक रूम हो चाहे एल्काइल हो, एल्कोहल्स के साथ हो, अगर इसको लगा देते हैं फिनॉल हो जाएगा, R-COH से रिएक्शंस करेगा, एसिटिक मीडियम देख रहे हैं ROCO R- एस्टर बन के आपका तैयार हो जाता है और वाटर बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं अगर इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड, ये क्या हो जाता है, एसिड एनहाइड्राइड, और इसके ऊपर भी जब एसिटिक मीडियम रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर भी एस्टर बन के तैयार हो जाता है, साथ साथ एक एसिड भी बनता है। फिर लास्ट में कहता है कि अगर यहाँ पर हम एसाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो चाहे हमारा यहाँ पर अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, रिएक्शंस करके आप देख रहे हैं यहाँ पर एस्टर बन जाता है और HCl बनता है। अब ये सारी बातों को यहाँ पर थ्योरी में बता रहे हैं, इसको सुनते हैं। कह रहे हैं इन द रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे हैं कि अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहल या फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो और किससे, एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो उस कंडीशन में कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी मात्रा में आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ठीक है, तब होगा। फिर कहते हैं रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये सारी रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन है, एंड इज देयर फॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म। जैसे जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बनता जा रहा है बाय प्रोडक्ट, अब इसको हटाना पड़ेगा, जैसे पहले वाले में करें वाटर को हटाते जाओ। फिर आगे आपको क्या बोलता था, ये थर्ड वाली रिएक्शन, द रिएक्शंस विथ एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एसिड क्लोराइड से अगर रिएक्शंस कराते हैं तो हमको कैसे कराना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पर पीरियड कह रहे सो एज टू न्यूट्रलाइज्ड HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिससे कि जो रिएक्शन के दौरान यहाँ पर HCl बन रहा है, ठीक है, वो आसानी से वहाँ पर न्यूट्रलाइज होता जाए। फिर बताया गया इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम
टू द राइट हैंड साइड, जिससे कि क्या हो जाता है, अगर ये यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा तो रिएक्शन आपको बताया अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी राइट साइड। फिर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, मतलब CH3CO को हम एसिटाइल ग्रुप, अगर वैसे R होता है इसको एसाइल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर CH3 दिख रहा है हमें, कहेंगे तब इसको एसिटाइल ग्रुप कहेंगे। एसिटाइल ग्रुप इन एल्कोहल्स और फिनोल्स इज नोन एज एसिटाइलेशन। अगर ये ग्रुप जा करके आप चाहे वहाँ पर देखें एल्कोहल फिनोल में, दोनों ही केसेस में CH3CO ग्रुप ही तो एसिड से एल्कोहल से एसाइल क्लोराइड से वहाँ पर जा करके एल्कोहल का H हटा करके जुड़ता था। तो अगर ये ग्रुप जा रहा है मतलब इसको हम जानते हैं एसिटाइल ग्रुप है, तो हम कहेंगे इसका मतलब उससे जाके जुड़े, इसको कहेंगे उसका एसिटाइलेशन हो गया। ऐसे कहते हैं कि एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। क्या बनाता है? एस्पिरिन देता है। जैसे यहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड है, जब यहाँ से मैंने कहा आप निकालोगे तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया CH3CO, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पर बन के आएगा और यहाँ से क्या हो जाता है माइनस प्लस H प्लस जा करके यहाँ पर ये ग्रुप आपको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल। ये ग्रुप आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और आप देख रहे हैं COCH3 ग्रुप जा करके COCH3 जुड़ गया। अब कहेंगे ये जो सैलिसिलिक एसिड था इसको कहेंगे भाई ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो जाता है, जिसको कहते हैं एस्पिरिन। ठीक है, साथ साथ जो वहाँ पर बचा फिर ये भी प्रोडक्ट बना सकते हैं एसिड। तो ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है, कौन सी रिएक्शंस थी? वो वाली रिएक्शंस थी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो। इसमें दो रिएक्शंस पढ़ा, एक एसिडिक कैरेक्टर, दूसरा एस्टेरिफिकेशंस। अब हम आते हैं इनकी अगली टाइप वाली रिएक्शंस पे, जहां पर आपको ये बताता है, कहता है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। अब उन रिएक्शंस पे हम बात करने वाले हैं जहां पर क्या हो जाता है कि रिएक्शंस में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट करके तब अल्कोहल की रिएक्शंस होगी। इससे पहले क्या था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इससे पहले क्या चल रहा था वहां पर? इससे पहले आप बताओगे, इससे पहले जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया उसमें क्या था? ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, ठीक है, ये वाला। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो OH होता है ना कार्बन से जुड़ा हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तब दूसरे वाला बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शन यहाँ पर देखने वाले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये वाले जो भी रिएक्शंस है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं मेनली। अगर देखा जाए ज़्यादातर इनकी ये वाली रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। सो तक कहाँ पढ़े? तो अगर आप याद करो, जो मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरेंस लास्ट चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो हेलो एल्केन हेलो एरेंस में हेलो एल्केन बनने का जो पहला मेथड था क्या था? फ्रॉम एल्कोहल्स। और फ्रॉम एल्कोहल का रिएक्शन मैंने कहा था एल्कोहल की रिएक्शन हम HX नाम के एसिड से करा दे, PCl3 से करा दे, PCl5 से करा दे, SOCl2 से करा दे। वो सारी रिएक्शंस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये दिखेगा वहाँ का OH, एल्कोहल का OH हट करके वहीं पर हेलोजन आता था। और OH हटने का मतलब कौन सा बॉन्ड टूटा होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तभी तो OH हटा है। उसके जहाँ पर क्या आ जाता है? हेलोजन आ जाता है। वो सारी रिएक्शंस यहाँ पर आती हैं दूसरे वाली कैटेगरी के रिएक्शंस में। तो उसी को हम देखते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगली रिएक्शन इसे भी कैसा कहा जाता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं उसको हम लोग। और इसमें सबसे पहले आपको बताता है यहाँ पर रिएक्शंस में, जैसे कि पहली रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, और इस रिएक्शंस में आपको ये बताता है कि रिएक्शन विद HX, अल्कोहल की रिएक्शन किसे करा देते हैं? HX एसिड। तो इसमें आपको कहता है यहाँ पर रिएक्शन HX, हाइड्रोजन हैलाइड वाली रिएक्शन। जैसे कि आपको अगर याद हो, सारी चीज़ें आप पढ़े वहाँ पर, उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl से करा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया ZnCl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपको बताया था यहाँ पर ये H प्लस Cl माइनस माइनस प्लस ऐसे वाटर निकलेगा और यहाँ पर RCl बन जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहाँ पर आपको बताया गया था। तो अब बताओगे ये तो चलो रिपीटेड रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें नया सीखना, उसको बात करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक टेस्ट को पढ़ना है, उसका नाम है लुकास टेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लुकास टेस्ट हम किसके लिए करते हैं पता है?
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लुकास टेस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल सा ये हो सकता है, कल को आपसे पूछे लुकास टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को बताने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं लुकास टेस्ट का। लुकास टेस्ट को कराने के लिए हमारे पास लुकास रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या हो जाता है, लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट क्या होता है आपको पता है, हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेट HCl और साथ में यहाँ पर ZnCl, इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। और याद रखना कि लुकास रिएजेंट और अल्कोहल एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। क्या हो जाता है, सॉल्युबल। तो इसलिए आपसे कहता है कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो लुकास रिएजेंट में सॉल्युबल होता है, लेकिन और जब ये इसमें सॉल्युबल होगा तो इसके दौरान क्या हो जाता है, जब आपस में रिएक्शंस करते हैं, सॉल्युबल घुल गया लेकिन तुरंत अगर रिएक्शंस करेगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा आपको पता है, RCl बन जाता है। और RCl सोल्यूशन में क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। जो अल्कोहल और इनको मिलाया गया, अभी मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो लुकास रिएजेंट को हम क्या करते हैं, अल्कोहल से रिएक्शंस कराते हैं। अल्कोहल से रिएक्शंस होगा और अल्कोहल का अलग अलग हिसाब से रिएक्शंस होता है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, जिसके हिसाब से हम वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन प्राइमरी अल्कोहल, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी है। हाँ, याद रहे कि अल्कोहल और यहाँ पर कंसंट्रेट लुकास रिएजेंट एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर वो रिएक्शंस कर जाएं और रिएक्शन करते वहाँ पर RCl बना देते हैं, जैसे यहाँ पर HCl और ZnCl2 यही तो है, RCl बनाएंगे। और RCl की खास बात है, वो जो सोल्यूशन में RCl बना है वो उस सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल कौन होता है, RCl जो बन रहा है। ठीक है, और पहले ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्युबल थे, लेकिन जैसे RCl बना वो सोल्यूशन से दूर भागने लगता है। और सोल्यूशन से दूर भागने का मतलब वहाँ पर एक कलर देता है, ऐसे कह सकते हैं पूरे सोल्यूशन को गंदा कर देते हैं, इसको कहते हैं टर्बिडिटी, एकदम धुंधलापन, मैलापन ऐसा आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, सोल्यूशंस में। तो कहने का मतलब कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 रिएक्शंस कर रहे हैं अल्कोहल से कि नहीं, वो हम कैसे पता करेंगे वहाँ पर, क्योंकि अगर रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ पर RCl बनेगा और RCl की वजह से वहाँ पर क्या जाता है, टर्बिडिटी आती है। क्या जाती है भाई वहाँ पर, टर्बिडिटी, इसको कहते हैं यहाँ पर टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी का मतलब सिंपल सा, तो पूरा सोल्यूशन गंदा हो जाता है, सब मिट्टी टाइप का, एकदम मैला टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हमारे पास मान लेते 3 बीकर है, देखिए ये हुआ, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे चलिए। और ये पूरी घटना याद रहे एट रूम टेम्परेचर पे देखी जा रही है। एट रूम टेम्परेचर, और हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं लुकास रिएजेंट। और आपको पता है लुकास रिएजेंट क्या है, ये इसको इसमें डाला रूम टेम्परेचर पे, और मान लेते जब इसको हमने यहाँ पर डाला और हमें पता है कि ये क्या हो जाता है, इसमें जाएगा और जाते ही अगर ये लुकास रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शंस करेगा, इन तीनों में किसी में एक प्राइमरी, किसी में सेकेंडरी, किसी में टर्सरी अल्कोहल भरा हुआ है। किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्सरी हमें नहीं पता, सब देखने में एक जैसे लग रहा है। अब उसी को हमें बताना था, हम उसी को लुकास रिएजेंट को इसी के अंदर डाल देते हैं। और लुकास रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया, अल्कोहल में जाते पहले वो घुल जाएगा, लेकिन याद रहे कि अगर वहाँ पर RCl बना, मतलब ये रिएक्शंस किए, तो RCl वहाँ पर टर्बिडिटी देगी। और जब इस सोल्यूशन में हमने देखा और काफ़ी देर तक हम देखे तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई टर्बिडिटी नहीं आती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट हो गया, नो टर्बिडिटी अपीयर। कोई टर्बिडिटी नहीं दिखा, मतलब कि RCl बना ही नहीं होगा तभी तो। फिर अगले में बताया गया जब यहाँ पर डाला गया, ठीक है, तो हमने कहा नहीं दिखा टर्बिडिटी। फिर से यहाँ पर शुरू में तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टर्बिडिटी देखने को मिलने लगता है, एक समय फिर से ज़्यादा हो जाता है। अब बताओ कि यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं टर्बिडिटी अपीयर, ठीक है, बिटवीन 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के बीच में यहाँ पर टर्बिडिटी नजर आ जाती है, मतलब पूरा सोल्यूशन 2 से 5 मिनट के बीच में गंदा हो जाता है। तुरंत नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, हम जैसे देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन पूरा गंदा हो गया।
अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे हमने इसको ऐसे डाल के ऐसे ही तुरंत छुआ, ऐसे इसमें डाला ना, तुरंत का तुरंत पूरा सोल्यूशन बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा गंदा हो जाता है, टर्बिडिटी आती है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर। तो ऐसा हुआ, हमने तीनों बीकर लिए, तीनों बीकर का हमने देखा लुकास रीजन के प्रति अलग अलग व्यवहार, इसमें कोई भी टर्बिडिटी नजर नहीं आई, चाहे ज़्यादा देर तक 10 मिनट 50 मिनट चाहे जितना देर तक देखे नहीं हुआ। इसमें आया 2 से 5 मिनट का समय लगा, और इसमें जैसे डाला तुरंत के तुरंत पूरा सोल्यूशन गंदा हो गया। तो याद रखना, तो इससे ये समझ में आता है कि जहाँ पर हमें टर्बिडिटी देखने को नहीं मिली वो कोई और ने आपको बताया वहाँ पर वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं करेगा, अब भाई आप टेम्परेचर दोगे तो ये कर जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं करता। और यहाँ पर सेकेंडरी की बात करते हैं, वो क्या कर जाता है, शुरू में नहीं करता लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम लेने के बाद कर जाता है, मतलब 2 से 5 मिनट के बीच में कर जाता है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अब बताओगे सेकेंडरी अल्कोहल है, और कह रहा है कि डालते ही तुरंत के तुरंत इमीडिएटली आ गया, तब तुरंत समझ लेना वहाँ पर वो टर्शरी अल्कोहल है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, ना समझ में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो ऐसे यहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या होता है, लुकास रिएजेंट को हमने प्राइमरी में डाला, मतलब जिसमें टर्बिडिटी नहीं दिखाई दी रूम टेम्परेचर पे, तो प्राइमरी, जिसमें 2 से 5 मिनट सेकेंडरी, और जिसमें तुरंत के तुरंत हो गया टर्शरी। तो हम लुकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्टिविटी की याद है वैसा टर्शरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी बहुत ही ज़्यादा कम कौन हो जाएगा, प्राइमरी। इसीलिए क्या हो जाता है, टर्शरी में डालते ही इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो तुरंत के तुरंत रिएक्शन करके तुरंत तुरंत RCl बना देता है, और वहाँ पर टर्बिडिटी नजर आती है। सेकेंडरी थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी होता है, इसलिए 2 से 5 मिनट का ये समय लेता है, और प्राइमरी बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस ही नहीं करता। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर लुकास टेस्ट। आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन से पूछे जा चुके। अब इसको रीड करते देखते बुक में क्या लिखता है। यहां से हम लोग को रीड करना है। कह रहे कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो बताया गया द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल्स। कह रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस केवल अल्कोहल में देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ फिनोल सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस ओनली विद जिंक। जिंक के साथ ये देखता है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया था फिनोल की रिएक्शन हम जिंक डस्ट से कराते थे, बेंजीन प्रिपरेशन का जो आखिरी मेथड था वो यही था। तो वहाँ पर जिंक डस्ट से करते थे, फिनोल का O ले लेता था और बना लेता ZNO और बन जाता था बेंजीन। तो यही है अकेला जो वहाँ पर ऑक्सीजन और बेंजीन में, फिनोल में उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ सकता है, इसके अलावा नहीं। फिर आते हैं यहाँ पर अल्कोहल में, मेनली ये रिएक्शन आपको अल्कोहल में ही देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। हमें पता है, पूरा आपको यहाँ पर रिफर कर रहा है कि आप पिछले यूनिट में जाकर के वहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पर मेन रिएक्शंस ऐसे ही थे। अल्कोहल की रिएक्शन जब HX से कराते थे तो आपको बताया था यहाँ पर ये माइनस प्लस ऐसे प्लस माइनस ऐसे आप कर सकते हैं। OHS निकल गया, वाटर बन गया, और X जाकर के R से जुड़ा, RX बनता है। अब इन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विथ HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। कह रहे कि HCl के प्रति तीनों अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की रिएक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से हम उनको एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और जो हम टेस्ट करते हैं उसी को कहते हैं लुकास टेस्ट। फिर कहा कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट। अल्कोहल जो जाता है वो सॉल्युबल होता है लुकास रिएजेंट में, और लुकास रिएजेंट आपका यहाँ पर हो जाता है कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution। जबकि इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो इनमिसिबल होते हैं, ठीक है, पानी में घुलते नहीं हैं, और क्या कर जाते हैं वहाँ पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना कि ये लाइन फिर से,
एल्कोहल आर सॉल्वेबल, कहाँ पर? लुकास रिएजेंट में एल्कोहल सॉल्वेबल होता है। ये लाइन क्लियर है, ये दोनों घुल जाता है। लेकिन कहता है कि वाइल दे आर हैलाइड, जो हैलाइड्स इन दोनों के मिलने की वजह से हैलाइड्स जन्म लेगा वो उस सोल्यूशन से दूर भागता है। वाइल दे आर हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सोल्यूशंस। फिर कहता है इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल के केस में टर्बिडिटी आर प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली वो बहुत वहाँ पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। फिर होता है कि एज दे फॉर्म द हैलाइड्स ईजिली, जिसकी वजह से वो आसानी से वहाँ पर हैलाइड्स बना लेता है। फिर कहता है प्राइमरी एल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। याद रहे ये रूम टेम्परेचर की कहानी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कह रहे कि ये देखो प्राइमरी कहा जा रहा था नहीं रिएक्शंस करेगा, कर तो गया, वो हाई टेम्परेचर पे करता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नहीं करता था। तो ये, और सेकेंडरी के बारे में नहीं बताया, सेकेंडरी के बारे में मैंने आपको बताया, वो लगभग 2 से 5 मिनट का टाइम ले लेता है। चलो नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट वाली रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताया गया, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड, वो भी मैंने आपको बताया वहाँ पर, ठीक है। फास्फोरस ट्राइहैलाइड वाली रिएक्शन तो मैंने कहा था कि हम ROH की रिएक्शन सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसकी फास्फोरस ट्राइहैलाइड जिसे PCl3 ले लेते हैं, PBr3 जो भी आप लोग, जब इनसे रिएक्शन कराते थे मैंने कहा इसके 3 मोल यूज़ होते हैं। कितने मोल? 3। अब 3 मोल यूज़ किया तो 3 मोल का R ग्रुप 3 RCl को पकड़ करके यहाँ पर 3 RCl बना लेता था, सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर अकेले अलावा अगर हम बात करते हैं, अब बताओ 3 ले लिया ना तो 3 ऑक्सीजन हो जाता है, 3 हाइड्रोजन, और इधर एक फास्फोरस बच रहा है, तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस के साथ अगर हम देखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेगा वो क्या हो जाएगा? H3PO3 हो जाता है। और ये रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से आपको देखो यहाँ पर कहना रिफर यूनिट, ठीक है, ये हेलो एल्केन हेलो एरेंस वाली यूनिट की बात कर। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। चलो इसको समझते हैं फिर इसको देख लेंगे, ठीक है। ये अच्छी रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म भी देखनी है, इसमें काफ़ी चीज़ें देखना हम लोग को। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में क्या होगा इसको समझते हैं। देखो पहले तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ होगा क्या। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर RCH, एक H इसका ऐसे नीचे लिख देते हैं H, और यहाँ पर एक और कार्बन है CH2OH है, ठीक है। जब एसिडिक मीडियम इसको हम हीट करते हैं, एसिड के साथ इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है, जहाँ पर OH लगे इसको अल्फा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? बीटा करते हैं। तो जब इसको हम इसके साथ हीट करते हैं तो अल्फा से OH और बीटा से क्या हो जाएगा? H रिमूव हो जाएगा। तो मतलब एक वाटर यहाँ से हट रहा है, वाटर का हटने क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन, और वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, और यहाँ से आपको पता है एक वैलेंसी इनकी कम, एक वैलेंसी इनकी कम, तो आपस में ये लोग क्या करते हैं? एक और बॉन्ड बना लेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और वाटर यहाँ से रिमूव कर ये, और आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बन जाता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या बना लेते हैं हम लोग? वहाँ पर एल्कीन बना लेते हैं। हाँ समझ में? तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर, अब आपको कुछ और चीज़ें बता दें। ये तो मैंने आपको बताया कैसे रिएक्शंस होती है। अब कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं सबसे छोटा अल्कोहल यहाँ पर उठा लेते हैं हम लोग ऐसे CH3 CH2OH है, ठीक है। कहते हैं ये हमने ले लिया इथेनॉल। अगर इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराना है तो हमें कैसी कंडीशंस देकर उसका डिहाइड्रेशन करा सकते हो? तो एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा दे और जिसकी वजह से वहाँ पर एल्केन बन जाए। और याद रखना ये जो डिहाइड्रेशन होता है एक्चुअली वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है? बीटा एलिमिनेशन का। और याद रहे कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप सोचते कहाँ पर बताया गया है? अगर आपको याद हो, जब हम एल्कीन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एल्कीन। एल्कीन प्रिपरेशन का जो चौथा मेथड था वही था, ठीक है। वहाँ पर बताया था एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल का क्या करते थे? डिहाइड्रेशन कराते थे, तो जा करके वहाँ पर क्या बनता था? एल्कीन बनता था। 4th नंबर का वहाँ पर मेथड था। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ आ रही है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल लिए है इथेनॉल, तो बताया कि इसका डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमें थोड़ी सी अच्छी कंडीशन देनी पड़ती है। H2SO4 लेके चलना पड़ता है और लगभग 443 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, दिन के लिए। तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा? ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, और आपका होता है अल्फा से OH और बीटा से क्या हो जाएगा? H, तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर। तो अब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर?
अब बताओगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये बन जाता है। ठीक है। अब अगला एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल आपको ये कहता है अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता तो ये रहा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल से आपको एल्कीन बनाना है, उसका डिहाइड्रेशन कराना है, तो याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन को सपोर्ट नहीं करता, सेकेंडरी वाला सपोर्ट करता है। तो सेकेंडरी के लिए कहता है कि अगर आप H2SO4 के साथ हीट करोगे तब तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 जब प्राइमरी से निकाल सकता है तो इसके अलावा किसी से भी निकाल सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास अगर एक रास्ता देखा जाए, कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 85%, ठीक है, यहाँ पर हम H3PO4 माइल्ड कंडीशन कहा जाता है, H3PO4 का यूज़ करें और साथ ही साथ यहाँ पर कहता है 440 केल्विन टेम्परेचर दे दें। तो कह रहे हैं कि प्राइमरी के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस देनी पड़ती है, और सेकेंडरी के लिए कह रहे हैं इतने से भी बात बन जाएगी। ये अल्फा रहा, ये बीटा, ये भी आप कोई भी एक बीटा से H निकाल दो, ठीक है, ऐसे। तो बताओगे वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो बताओगे CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, और यहाँ पर अगर हमने उठा लिया, कहा कि भाई ये बहुत हो गया प्राइमरी सेकेंडरी, अब एक काम करते हैं टर्सरी उठा लेते हैं, ठीक है, ऐसे टर्सरी अगर हम उठा लेते हैं, ये रहा टर्सरी अल्कोहल ना भाई, ऐसे। और कह रहे अगर टर्सरी उठा लिया तो इसमें तो और भी माइल्डर कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। कह रहे केवल तब तो 20%, कितना 20% H3PO4 उठा लो भाई। तो और कहते हैं यहाँ पर 358 केल्विन टेम्परेचर, ऐसे ही कर ले जाओगे तब भी आपकी बात बन जाएगी। अब बताओ कि ये हमारा अल्फा और ये कोई बीटा, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे फिर से वाटर निकाल देते हैं। जब वाटर निकला तो इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और बन जाएगा वाटर। तो ये आपको ध्यान देना, कल को हो सकता है आपको इतनी रिएक्शंस दे दे, इधर पूरा लिख दे, यहाँ पर एरो पर ABC ऐसे लिखता है, और आपसे पूछा जाए ABC क्रमशः कौन से सेट होंगे, और आपको वहाँ पर क्रमशः आपके ऑप्शंस में कैसे भी करके दे सकते हैं। तो याद रखना इथेनॉल के साथ प्राइमरी अल्कोहल के साथ H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल के, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल था, आप बताओगे भाई ये तो सेकेंडरी अल्कोहल था, और ये हमारा यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल था। तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर हम सेकेंडरी यूज़ करते हैं तो कहता है कि अब तो आपका माइल्डर, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए कहता है माइल्ड कंडीशन में भी बात बन जाती है। 85% H3PO4 यूज़ कर लेते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर 440। वही कह रहे हैं कि अगर इनकी बात करते हैं टर्सरी वाले के केस में कहता है तो 20% ही केवल H3PO4 का सोल्यूशन यूज़ करो और टेम्परेचर भी कम कर दो यहाँ पर 358 केल्विन, तो आपकी रिएक्शंस हो जाएगी, वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप समझ में? तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है जो आपको ध्यान देना है। चलिए हो गया इतना। अब इसको हटाते हैं और यहाँ पर एक एग्जांपल्स की मदद से हम इस मैकेनिज्म को देखेंगे आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसे कर दिया ना, वहाँ पर ऐसे यहाँ से अल्फा से OH पकड़ लिया और अल्फा से OH और बीटा से H लेकर के ऐसे निकाल देता हूँ मैं वाटर। लेकिन अब यहाँ पर कैसे हुआ तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा से बताया कि हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसकी मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में लिखता है तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलो ये हो गया। अब आते हैं इनकी मैकेनिज्म जो कि आपकी बुक में लिखते हैं, पहले उसको देखते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं और मान लेते हैं हमारी जो रिएक्शंस है वो यही रिएक्शंस होगी, या फिर कोई थोड़ी सी और बड़ी रिएक्शंस ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 OH ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है जी। इन्हीं के ऊपर हमने क्या किया, H2SO4 या फिर एसिड के साथ इसको हीट किया तो हम देखते हैं प्रोपीन बन के तैयार हो जाता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फाइनली यहाँ पर वाटर। ऐसे कैसे हुआ ये रिएक्शन, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैकेनिज्म, अब अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताता है स्टेप फर्स्ट। 3 स्टेप में इसको कंप्लीट कराएंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको कहता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल।
ये जो एसिड कहा जा रहा है ना, आपको एसिड लेके चलना पड़ेगा। तो एसिड जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि एसिड यहाँ पर क्या कर जाएगा, इनका प्रोटोनेशन करेगा। कैसे प्रोटोनेशन होगा आप देखो यहाँ पर, जिसे मान लेते हैं अल्कोहल था ना, अब ये H+ जो यहाँ पर आया है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम, तो ये जा करके आपको पता है इनके जो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसी के साथ जा करके ऐसे जुड़ जाता है, और फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 O, और यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे H आ जाता है, और इनके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। तो पहले स्टेप में आपने देखा कि अल्कोहल ने जो एसिड हम यूज करते हैं एसिडिक मीडियम, उसके H को पकड़ लिया, और पकड़ करके यहाँ पर अल्कोहल पे जब H+ जाके जुड़ जाता है तो अब बताओ इनका प्रोटोनेशन हो जाता है। अब स्टेप सेकंड की बात आएगी, एक स्लो स्टेप होगा, ठीक है। अब आप बताओगे यहां पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन की बात करते हैं, और याद रहे ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप लिखते ही आपके माइंड में क्या आता है, कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, कार्बोकेटायन बन रहा है। अब होता क्या यहाँ पर, अगर मैं आपको देखूँ, आपको बताया कि पहले स्टेप में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ने के चक्कर में क्या कर दिया, हाइड्रोजन को पकड़ने के चक्कर में प्लस चार्ज अपने ऊपर रख लिया। अब तो ये प्लस चार्ज को ख़त्म करने का भी इनको जुगाड़ करना पड़ेगा। अब प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए इनको कोई बॉन्ड तोड़ करके माइनस चार्ज लाना। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी वही बॉन्ड बना है, जिस टाइप का बॉन्ड अभी लेटेस्ट बना है वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ने होता तो ये इनको जोड़ करके आगे क्यों जाते, फिर से पीछे आ जाते हैं। तो बताइए कि यार इसका मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं टूटेगा, हाँ, तो क्या टूटेगा, अब बताओगे कोई दूसरा कौन ऑप्शन बचता है, कार्बन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, ऐसा समझ लो। तो माइनस आया तो ये प्लस पहले से लेके चल रहे थे, प्लस माइनस न्यूट्रल, और क्या निकल रहा है बताओ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मतलब वाटर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनको अगर हम देखें, आप बताओगे CH3 CH2 CH2 प्लस कार्बोकेटायन, और याद रहे वाटर, और कार्बोकेटायन एक स्लो स्टेप के दौरान बढ़ रहा है, मतलब इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा। अगर कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग की ज़रूरत है तो हम शिफ्टिंग वगैरह कराएंगे, जैसे फाइल में हमारा एल्कीन बनेगा, तो अब चाहो यहाँ पर शिफ्टिंग करा के तब एल्कीन बनाओ, आपको पता है इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। यहाँ पर स्टेप थर्ड, अभी एक एग्जाम्पल भी बताऊँगा आपको अच्छा सा। अब आपको पता है कार्बोकेटायन आ गया, कार्बोकेटायन चाहता है, जैसे मैंने कहा, अगर किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है, पड़ोसी से चाहता है कि वो जल्दी से उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो इसलिए अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है। आप डीप्रोटोनेशन यहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हालांकि प्राइमरी है, ये सेकेंडरी बना लेगा, फिर उसके बाद यहाँ से अपने क्या कर जाता है, एक H को इसको हटाना भी पड़ेगा। आप शिफ्टिंग भी करा सकते हैं, नहीं कराते तब भी आपका प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। चलो मैं शिफ्टिंग वाले बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये डीप्रोटोनेशन। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, H+ का जुड़ना, तीसरे स्टेप में H+ का हटना, मतलब डीप्रोटोनेशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट बना हुआ है हमारा, और इंटरमीडिएट बना है तो अपने आप को स्टेबल भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो ये क्या कर जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, जिससे ये यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होकर के यहाँ पर आएगा और टर्शरी बना लेगा। तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH+, यहाँ पर CH3, ऐसे। अब आपको बताया यहाँ पर प्लस आ चुका, अपने आप को इसने स्टेबल कर लिया है। अब उसके बाद इसको कुछ नहीं, अब ये अपना डीप्रोटोनेशंस करेगा। और जैसे डीप्रोटोनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे अगर मैं लिख दूँ, मान लेते हैं यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H है, क्योंकि अब बगल वाले कार्बन के डिस्टर्ब किया जा रहा है कि जल्दी से यहाँ पर बॉन्ड बनाओ। तो ये मान लेते हैं इसमें से कोई भी, ये यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस ला रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। तो बताओ कि यहाँ पर क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है, और ये दोनों प्लस माइनस की वजह से बॉन्ड बना लेंगे। और फाइनली अब बताओ कि यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या निकल रहा है यहाँ पर H+। और अगर आप ध्यान से देखें, ऐसा लग रहा है कि पहले स्टेप में जो एक H+ उधार लिया गया था डिहाइड्रेशन कराने के लिए कहीं से, तो वही H+ फिर लास्ट में रिमूव भी कर दिया जा रहा है।
ठीक है, तो ऐसा आप वहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा समझ में। तो ये 3 स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, फिर थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन। मैंने कहा अगर कार्बोकेटायंस बन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं क्योंकि स्लो स्टेप से बन रहा है, आराम से बन रहा है। अगर इंटरमीडिएट में ये बन रहा है तो आप कहेंगे हम चाहेंगे स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए उसकी हम शिफ्टिंग करा सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर मैंने शिफ्टिंग करा ही दिया एक पल के लिए, हालांकि प्रोडक्ट अगर आप डायरेक्ट यहाँ से एक H+ निकालते तब भी आपका वही बनता, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने कहा कि इससे आपके माइंड में बैठा रहे कि हाँ भाई कहीं बनता है तो हमें उसको शिफ्टिंग करानी। तो शिफ्टिंग करा करके तब जा करके आप वहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड्स बनाएंगे और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। चलो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ। ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, 3 स्टेप में होता है। और आपको बताया अगर वही एल्कीन के ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो जाता है, तब एल्कोहल बन जाएगा। याद आया, जब एल्कोहल प्रिपरेशन का जो पहला मेथड था फ्रॉम एल्कीन में, पहला एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, वहाँ पर एल्कीन था, उसके ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा जा रहा था, वो भी 3 स्टेप में था। पहला क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, याद आया, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, याद आया, फिर जाकर के डीप्रोटोनेशन और फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा था। तो वैसे सेम ये है, ये उल्टा प्रोसेस उसका, यहाँ पर भी सेम, पहले प्रोटोनेशन फिर कार्बोकेटायन तब जाकर के डीप्रोटोनेशन। तो इसलिए जब आप इसको देखना एनसीईआरटी में तो आप वहाँ पर उस वाले पेज को भी ज़रूर खोल करके देखना, पहला एल्कोहल प्रिपरेशन का पहला मेथड। चलो यहीं पर एक एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद तब आते हैं सारी रिएक्शन को रीड करते हैं। चलो ऐसे जैसे आपको यहाँ पर लिख दे एसिड के साथ इसको हीट किया जाए, पूछा जाए भाई मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम मैं जल्दी जल्दी आपको इसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है H+ जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा ना, ऐसे यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तब मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ, इसको प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि जिस H जो हमारा H+ है वो OH से जुड़ेगा, OH से जुड़ते उस बॉन्ड को तोड़ देगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देगा। और अगर आपको याद हो, हम वही रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो आप बताओगे यहाँ पर आ जाता है ये प्लस कार्बोकेटायन, उसके बाद यहाँ पर CH3। सवाल आता है इसके जस्ट बगल में यहाँ पर कोई H है ही नहीं, तो वो OH को तोड़ करके ही क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता। अब यहाँ पर है तो क्या इन्हीं के साथ बना ले, नहीं। अब बताओगे नहीं भाई इंटरमीडिएट बना है, अब ये पहले शिफ्टिंग कर लेगा क्योंकि यहाँ पर वो सेकेंडरी है। वो चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ टर्शियरी हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई H है नहीं, तो कौन सी शिफ्टिंग होगी बताओ, आपको पढ़ाया था वहाँ पर एल्कीन में। ये मेथाइल शिफ्टिंग करेगा जिससे प्लस चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और जब यहाँ पर जनरेट होगा तो आप बताएंगे ऐसे कुछ हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे। और अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको पता है डीप्रोटोनेशन होगा। और मैंने कहा यहाँ पर याद रखना हमेशा कौन सा एल्कीन बनेगा, क्योंकि हमें पता है डिहाइड्रेशन करते हैं एल्कोहल का तो एल्कीन बनना तय है, लेकिन हो सकता है एक से ज़्यादा टाइप के एल्कीन बने। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, तो हम बताएंगे वो एल्कीन मेजर होगा जहाँ से OH अपने बीटा पोजीशन से क्या करे, H को निकाले और वहाँ पर आपको सबसे स्टेबल एल्कीन मिले। स्टेबल एल्कीन के लिए आपको पूरा हाइपर कॉन्जुगेशंस बताया है, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग मिले, फिर कह सकते हैं जहाँ पर अल्फा H ज़्यादा होगा। अब जैसे ये को अगर बात करते हो यहाँ से भी निकाल सकता था, यहाँ से, लेकिन यहाँ से निकालेगा H+ को तोड़ करके, ऐसे H+ को तोड़ करके निकालेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या हो जाता है CH3, और यहाँ पर CH3 ऐसे आ जाता है। तो आप बताएंगे ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस मेजर प्रोडक्ट में अगर देखें 1 2 3 4 4 अल्फा कार्बन है, टोटल 4 3 12 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये, तो इसको आप नोट कर सकते हैं वहाँ पर कि इस एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि डिहाइड्रेशन करा रहे हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि पहले जो हमारा यहाँ पर OH वाला ग्रुप हटा था यहाँ से, तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, लेकिन तुरंत उसी के साथ यहाँ पर आप बताओगे डीप्रोटोनेशन नहीं कराया था, अपने कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज किया, टर्सरी पे शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्सरी कार्बोकेटायन, उसके बाद तब जाकर के अब नंबर लगाते हैं डीप्रोटोनेशन का, तब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। चलिए हटाएं इसको। देखो कभी कभार आपसे ऐसे पूछता है कि कहाँ पर डिहाइड्रेशन का रेट अच्छा होगा, कहाँ पर कम होगा, तो इसलिए हमेशा याद रखना अगर हमसे कभी भी पूछा जाए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। तो आप ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन बन रहा है उसमें से जो भी एल्कीन आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखेगा उसी के साथ डिहाइड्रेशन आपका अच्छा होगा। ठीक, उसी के साथ क्या हो जाता है, आपका डिहाइड्रेशन अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लेते हमारे पास 3 अल्कोहल है, हमसे पूछा गया डिहाइड्रेशन का रेट सबसे अच्छा कहाँ पर होगा, या फिर इनका एक ऑर्डर अरेंज करो। हमको पता है ये जिस पे जुड़ा है उसको अल्फा कह सकते हैं, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कह सकते हैं। अगर इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर हटेगा और इन्हीं के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। और अगर इनकी बात करते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है और यहाँ पर ये H। जब इसको हम लोग हिट करते हैं तो यहाँ पर OH और यहाँ से एक H हट जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है ऐसे। और अगर यहाँ से हटाएं तो बताओ कि यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ पर कहीं पर हम हटाएंगे क्योंकि अल्फा उसके बगल वाले बीटा से निकलेगा। अब बताओ इतने सारे एल्कीन्स बने, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। अब बताओ कि ये तो पूरा बेंजीन बन गया ना। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी एल्कीन ये, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशंस में, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशंस में। उसके बाद फिर ये, तो इसीलिए आपको कभी ऐसा घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा जाए भाई सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप पहले वहाँ पर लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पर हटाया क्योंकि आपको पता है यहाँ से हटेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आते ही बेंजीन का रूप धारण कर ले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पर एरोमेटिक में एंट्री कर जाता है। इसलिए अपना ये कॉन्सेप्ट लगाना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर विश्वास रखना कि जो भी आएगा हम वहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर एल्कीन्स बनाएंगे, और जो एल्कीन की जो भी बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे अच्छा होगा। चलो अब इसको रीड करते हैं, वो है ना, यहाँ से डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन, एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन ऑन ट्रीटिंग विथ अ प्रोटिक एसिड। याद रखना किसकी मदद से, हम H+ लेके चले, प्रोटिक एसिड जैसे यहाँ पर आपको बताया कंसंट्रेट H2SO4 एंड H3PO4, लेकिन साथ ही साथ कह रहे कुछ और कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, कैटलिस्ट सच एज, ये भी याद रखना, जल्दी किसी को ध्यान नहीं रहता यहाँ पर, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड एलुमिना। तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट इसके अलावा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर हमें यही लोग मिलते हैं, ये मिलते हैं नहीं। इसलिए कभी अगर बाई चांस आ जाए, ऐसा ना हो कि हमें समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर ये कैटलिस्ट हमने देखा था। याद रखना यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड कह रहे हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर एलुमिना। और एलुमिना किसको कहते हैं, आपको होता है Al2O3 एलुमिना, ठीक है, इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यूज़, ये भी आपको साइड में वहाँ पर लिख लेना था, ठीक है, ये क्योंकि दिखता नहीं जल्दी प्रैक्टिस में, तो पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट कर रहे हैं, एसिड के साथ हीट कर रहे हैं, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ पर इनसे वाटर निकला होगा तभी जाकर यहाँ पर एल्कीन बना, वाटर रिमूव हुआ। फिर कहते हैं इथेनॉल, ये इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन टेम्परेचर। तब यहाँ पर आप देखें इनके साथ इसको हीट करेंगे तो आपका यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा और वाटर रिमूव होता है। और अगला यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ध्यान देना, क्या बोलता है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर सिमिलर कंडीशन, माइल्डर कंडीशंस।
सेकेंडरी और टर्सरी के लिए कहता है कि भाई माइल्डर कंडीशन, थोड़े नॉर्मल कंडीशन दे दे तो तब भी रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाई H2SO4 वगैरह ऐसा बहुत नहीं वहाँ पर यूज़ करने। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, कह रहे हैं कि यहाँ पर बात बन जाती है कितने में, 85% H3PO4 और 440 केल्विन टेम्परेचर। तब बताओगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर के बन जाएगा हमारा एल्कीन। ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमने टर्सरी अल्कोहल उठा लिया, ये टर्सरी अल्कोहल, ये अल्फा हो जाएगा और इसमें से कोई भी आप मान लेते हैं बीटा, तो इनके बीच में जब यहाँ पर कहता है अब तो केवल 20% H3PO4 लेके आओ, टेम्परेचर भी काफ़ी कम कर देता है, 358 केल्विन कहता है बात बन जाएगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन बन जाता है, वाटर रिमूव होता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है 10 द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर्स। कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं टर्शियरी सबसे ज़्यादा तेज, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन हमेशा याद रखना, टर्शियरी सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे कम प्राइमरी हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, H2SO4 को बुलाना पड़ा, इनमें H3PO4 भी बात बन जाती थी। बताइए द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। और इस स्टेप की अगर हम बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है। ये H+ जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, और इथेनॉल से हो जाता है आप कह सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसको ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए ना यहाँ पर H, जिसको ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर यह कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, और नेक्स्ट स्टेप में आपको कहता है जो ऑक्सोनियम आयन है ये अपने प्लस चार्ज को खत्म करने के चक्कर में अपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इट इज स्लोवेस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब देख रहे स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग, कल को आपसे ऐसा बोल दिया जाए कौन सा यहाँ पर स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो सेकंड स्टेप जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस है। फिर बताइए थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इथीन एल्कीन, किसके द्वारा, बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एलिमिनेशन मतलब इसे कहते हैं डीप्रोटोनेशन करके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लस चार्ज है तो इसको भी अपने ऊपर माइनस चार्ज लाना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पर H+ टूटेगा, तो इनके बीच में एक और बॉन्ड हो जाता है और H+ रिलीज हो जाता है, आपका इथीन बन जाता है। फिर कहा गया द एसिड यूज्ड इन स्टेप फर्स्ट इज रिलीज्ड इन स्टेप 3 टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू राइट इथीन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म। कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में जो एक H+ लिया गया था, तीसरे स्टेप में उस H+ को निकाल दिया जा रहा है। और कह रहे हैं अगर आप चाहते हो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले तो आपका जो एल्कीन बन रहा है आप जैसे जैसे बनता जा रहा है उसको आप वहाँ पर हटाते चले जाओ। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, तब ज़्यादा आसानी से वहाँ पर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। जो कि सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है और यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि टर्सरी वाला क्यों ज़्यादा, यहाँ पर एक लाइन छोटा छोटा लिखता है, आपसे पूछा जा सकता है टर्सरी वाले का ही रेट क्यों ज़्यादा होता था डिहाइड्रेशन का प्राइमरी सेकेंडरी से, क्योंकि टर्सरी वाले के केस में 3 डिग्री कार्बोकेटायंस बनता था जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल था और इसलिए वो बड़ी जल्दी बन जाता था, और जो जल्दी बन जाएगा जल्दी से उसका एलिमिनेशन भी होगा। तो इसलिए याद रखना है यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल, देयरफॉर आर ईजियर टू फॉर्म देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। कह रहे टर्सरी कार्बोकेटायन क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बड़ी आसानी से प्राइमरी और सेकेंडरी की तुलना में बड़ी जल्दी बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए बताया गया कि कार्बोकेटायंस, टर्सरी कार्बोकेटायन बताया गया टर्सरी अल्कोहल आर देयरफॉर आर द इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट। इसलिए बताया गया कि टर्सरी अल्कोहल के केस में टर्सरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और टर्सरी कार्बोकेटायन प्राइमरी और सेकेंडरी की तुलना में सबसे पहले बन जाता है। सबसे पहले बन गया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ठीक है। तो अगली रिएक्शन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर आता है, वहाँ पर आपको बताता है ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ये डिहाइड्रेशन हो गया, मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ अलग अलग कंडीशंस दी गई थी, ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो आते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशंस, और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, क्या क्या होगा उसको देखते हैं, फिर इसको रीड करेंगे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर आपको बताया गया वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और अल्कोहल की रिएक्शन देखी जा रहे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं
तो ऑक्सीडेशन का तरीका क्या होगा इसको देखते हैं। कह रहे हैं यहां पर मान लेते हैं RCH ऐसे OH है। कह रहे जब इनका हम ऑक्सीडेशन करेंगे ना भाई, क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो याद रहे यहाँ पर क्या होगा, कैसे ऑक्सीडेशन। कह रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा अल्फा कार्बन, इस पर निगाह बना के रखना। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हटते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रेडॉक्स में ये कि हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं, आप बताओगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो H है, एक ये वाला H टूटेगा और अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का H टूटता है। ओवरऑल एक H ये टूट रहा है और एक H ये टूट रहा है, तो एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हुआ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का कम हुआ, तो ये आपस में बताओ क्या कर लेंगे, आपस में ही एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसके एक वाले H को यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ और बताओगे ये हो जाएगा इनके ऑक्सीडेशन का पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन जब भी कराते हैं तो याद रहे वहाँ पर कौन कौन सा H टूटता है, आप बताओ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का H ये टूटता था, एक एक टूटते हैं, तो जिसकी वजह से इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो डबल बॉन्ड आ गया मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन का एक ट्रेंड हमेशा पता होना चाहिए आपको। अगर हम एल्केन पे अगर उस पर एक OH लगा देते हैं, हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, अल्कोहल तक आ गया। अल्कोहल को और ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन पे आएगा, और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर अल्कोहल एल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को और ऑक्सीडाइज किया तो इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन का क्रम हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमेशा से याद रहे, जब ऑर्गेनिक पढ़ो, हाइड्रोकार्बन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और सबसे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन का ट्रेंड है, और इसे वो नीचे चले जाओगे मतलब रिडक्शंस। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो आपको ये बताया गया है, अगर इनका हम ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए आपको यहाँ पर ये कहता है कि एक तरीका इनके ऑक्सीडेशन का जो ओजोनल ऑक्सीडेशन का ट्रेंड होगा, कि अगर मान लेते हैं हमने कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया भाई, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, ऐसा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो चला जाता है किसमें, आपको बताया यहाँ पर एल्डिहाइड में, ठीक है, एल्डिहाइड में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है अगर एल्डिहाइड का हम फर्दर और ऑक्सीडेशन कराएं, एल्डिहाइड को फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज कराएं, तो ये क्या कर जाएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन का एसिड बना लेता है, COOH। ये मैंने आपको ट्रेंड बताया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड। तो ये एक ट्रैक है, ऑक्सीडेशन का एक पैटर्न है। फिर सवाल आता है, अगर आपने कहा कि नहीं मुझे एल्डिहाइड पे नहीं रुकना है, मुझे पूरा अल्कोहल से चलना है और जाकर के सीधे मुझे रुकना है एसिड पे, कहा गया क्या ऐसा भी हो सकता है, बताया गया हाँ हो सकता है। लेकिन ऐसा कराने के लिए वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर KMnO4 हो जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं K2Cr2O7 हो जाए, ये सब के सब लोग क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल को उठा करके एसिड तक पहुँचा देते, इतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी। कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो मेनली चर्चा करने वाले हैं वो ये होगा, जब हम अल्कोहल से पहुँच रहे हैं एल्डिहाइड पे, तो ऐसा काम कौन करेगा। तो ऐसा काम करने के लिए यहाँ पर बताया गया भाई, इनके लिए तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है आपको बताया, यहाँ पर हो सकते हैं बहुत, लेकिन आपकी बुक में 2 लिखता है तो 2 याद रखना। एक हो जाता है यहाँ पर कहता है एनहाइड्रस CrO3, और दूसरा जो आपको कहता है यहाँ पर PCC। PCC को अगर पूरा फुल फॉर्म लिखे तो इसको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो पीरियड 3 लोगों का मिक्सचर हो जाता है, पिरिडीन HCl और CrO3, इन तीनों का मिक्सचर होता है जिसको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
ठीक है, लगभग सेम सेम अमाउंट्स इन दोनों को मिला करके पीसीसी बनाया जाता है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मतलब एल्कोहल को एल्डिहाइड या फिर कीटोन तक पहुंचा सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH2CH, यहाँ पर CH2OH है, और अगर इसकी रिएक्शंस में करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, CrO3, या फिर इसमें से आप कोई भी उठा सकते हो, ठीक है, चाहे CrO3 उठाओ चाहे PCC उठाओ, किसी को भी उठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, याद रखना, CH3 CH2 CHO बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CrO3 या फिर PCC, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको पता है यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ इनके बीच का H हटाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का, तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CO CH3 हो जाता है। तो याद है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे किसके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, वो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, तब आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है इनके ऑक्सीडेशंस का। तो प्राइमरी के साथ आपका एल्डिहाइड और सेकेंडरी के साथ आपका कीटोन बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पीसीसी की, तो याद रखना बेटर फॉर, अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अल्कोहल है, बेटर फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के अगर एक बेस्ट सेलेक्ट करना है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर, पीसीसी। वही अगर बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बेटर, ठीक है, बेटर फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें सेलेक्ट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप बताओगे CrO3, और अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल के लिए तो हम PCC। याद रहे दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन बेटर की जब बात आएगी तब P फॉर PCC, P फॉर प्राइमरी। याद रखना PCC किसके लिए, प्राइमरी के लिए, उसका दूसरा वाला कहाँ पर, सेकेंडरी के लिए। इसीलिए वैसे दोनों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बेटर की बात आएगी तो आप एक सेलेक्ट करना है कि हमारे पास दोनों पड़े, बताओ प्राइमरी के लिए कौन सा आप उठाओ, तो आप PCC सेलेक्ट करना। सेकेंडरी के लिए दोनों पड़े, कौन सा उठाएं, आप CrO3 सेलेक्ट करना। लेकिन ऐसा नहीं क्या बताओ कि PCC केवल प्राइमरी को करेगा, सेकेंडरी को नहीं कर पाएगा, उनको भी कर जाएगा। CrO3 केवल सेकेंडरी को करेगा, प्राइमरी नहीं कर पाएगा, दोनों को करेगा। लेकिन बेस्ट की बात आएगी तब आप अपना डिसीजन वहाँ पर सुनाना कि हमारे लिए बेस्ट प्राइमरी के लिए P फॉर प्राइमरी, P फॉर PCC, और सेकेंडरी के लिए आप बताओगे यहाँ पर एनहाइड्रस CrO3। तो ये हो जाता है यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन का पैटर्न। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको और एक तरीका बताऊँ, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया। प्राइमरी से मैंने कहा क्या बन रहा है यहाँ पर, एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। सवाल है तो टर्सरी अल्कोहल भी तो होता है जिसका डिहाइड्रेशन बड़ी तेज हो जाता था, जो लुकास रिएजेंट से बड़ी तेज रिएक्शन करता था, तो टर्सरी के यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा। तो कहा जा रहा है टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्या बोला मैंने, टर्सरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता। हाँ, अगर आपने ठान लिया कुछ भी हो, कैसे कैसे नहीं होगा, हम करके रहेंगे, करके रहने का मतलब क्या होता है, आपको पता है आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर यूज़ किया, जो बहुत हार्ड कंडीशन वहाँ पर देते हैं ना, ड्रास्टिक कंडीशंस, तो उस कंडीशन पे आप कर तो सकते हो किसी का भी ऑक्सीडेशन, लेकिन याद रहे कि जितने कार्बन का आपका एल्कोहल था उतने कार्बन के एसिड कभी नहीं मिलेगा, उससे छोटे छोटे कार्बन के एसिड आपको मिलेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया, जितने कार्बन का हमारा प्राइमरी अल्कोहल का उतने ही कार्बन का आपका एल्डिहाइड बनता था, जितने कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल था उतने ही कार्बन का कीटोन बनता था। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का पैटर्न ये भी हमेशा याद रखना कि अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैंने वहाँ पर कोई सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर लिया RCHOHR, ठीक है, जब इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको बताइए कीटोन बना लेता है ऐसे, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, फिर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होगा, बहुत स्पेशल केस देंगे तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट करके भले हो जाए। लेकिन आपको ये बताया अगर वही प्राइमरी अल्कोहल था, इनका ऑक्सीडेशन किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी था, अब बताओ कि यहाँ पर बन जाएगा RCHO, और CHO का बड़ा आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, ये फिर एसिड में चला जाता है। ये इनका ऑक्सीडेशन का पैटर्न है, जरूर देखें। ठीक है, इसलिए कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। हाँ, जब कहते हैं कि नहीं हम करा के ही रहेंगे, चाहे जो भी लगेगा हम देंगे, टेम्परेचर हाई देना होगा देंगे, ठीक है, जो भी करना पड़ेगा कंडीशंस दिया जाएगा, तब इनका भी हो सकता है, टर्सरी अल्कोहल का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली बोला जाए तो नहीं होता है। चलो यहीं पर एक बात और आपको सिखाता हूँ।
आपको कहता है अगर हैवी मेटल्स यूज कर ले, हैवी मेटल जैसे कॉपर हो जाए, सिल्वर हो जाए, उनको क्या करते हैं वहां पर एकदम हॉट कर लेते हैं, उनको गर्म कर लेते हैं। और गर्म करने के हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल की वेपर को उसके ऊपर पास करे तब भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वहां पर कैसे देखते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऐसे प्रोसेस दिखता है भाई, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन यहाँ पर याद रखना कैसे होगा वो देखो, कह रहे कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ RCH2OH, ठीक है, और यहाँ पर हेवी मेटल जैसे यहाँ पर कॉपर लिखता है और अगले चैप्टर में वहाँ पर इनका फिर से जिक्र होता है, वहाँ पर सिल्वर भी कह देते हैं हैवी मेटल, और कहता है यहाँ पर 573 केल्विन टेम्परेचर हम इसको देते हैं। तो यहाँ से एक एच और यहाँ से एक एच हटेगा और आपका बन जाएगा RCHO, ठीक है। फिर कह रहे अगर सेकेंडरी अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल, फिर से यहाँ पर कहता है कॉपर और सिल्वर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ से H और यहाँ से H हट जाता है। अब बताओगे यहाँ पर R⋅O ऐसे हो सकता। फिर कह रहे हैं कि भाई जब इतना सब कुछ कर ही लिया, एक बार टर्सरी अल्कोहल की वेपर को भी पास कर दो। याद रहे सब वेपर फॉर्म वाले लोग हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक आपको बताया जा रहा है वेपर वाले अल्कोहल के साथ किया जाता है, ठीक है। ये लाइन आपकी बुक में लिखता है तो इसलिए याद रखना, वेपर वाले लोगों के साथ ऐसा किया होगा। अगर इनके साथ हम यहाँ पर फिर से वही सेम कंडीशन दे रहे हैं, सेम कंडीशन दे रहे हैं, तो याद रखना अब यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा, याद रखना यहाँ से ऐसे डिहाइड्रेशन, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का हटना होता है, और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का हटा। टर्सरी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, जबकि प्राइमरी सेकेंडरी में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और यहाँ पर एक वैलेंसी कम, एक यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। याद रखना यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा एल्कीन बन जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, ऐसा समझ में। तो प्राइमरी सेकेंडरी की वेपर के साथ ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और टर्सरी के साथ आपको एलिमिनेशन देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जहाँ अल्कोहल से और नीचे चला गया एल्कीन पे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, ऐसा समझ में। तो चलो जितना भी यहाँ पर पढ़ा है ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करते हैं। आते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम लोग को देखना, कह रहे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे OH बॉन्ड और CH बॉन्ड टूट करके यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आने का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ऐसा बॉन्ड टूटना आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन में। बताइए दीज आर आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन। कह रहे हैं यहाँ पर इसको ऐसा भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसका कह सकते हैं इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन, 2 H हट रहे हैं, यहाँ से एक यहाँ से, तो फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। बताया गया डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू N, प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड में जाएगा, विच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखें हम लोग, ऑक्सीडेशन का एक पैटर्न आपको दे रहा है, कह रहे हैं कि ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन इसका भी होगा तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कह रहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कौन, एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि KMnO4 कह रहे हैं कि अल्कोहल को डायरेक्टली कहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देता है। कह रहे पर मैग्नेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो आप इनकी मदद लेना, KMnO4 K2Cr2 से डायरेक्टली। फिर कह रहे हैं कि CrO3 इन कहाँ से, एनहाइड्रस कंडीशन मीडियम, ठीक है, एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। कह रहे हैं कि अगर आप रास्ते में रुकना चाहते हो एल्डिहाइड पे तो आप एक काम ये कर सकते हो, आप CrO3 की मदद ले सकते हो। यहाँ पर आपको वही बता रहा है, और आपको कह रहा है यहाँ पर अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इज
गुड यील्ड इज पिरिडीनियम। देखो यहाँ पर कह रहे हैं बेटर के लिए, क्या बोल रहे हैं भाई, बेटर रिएजेंट किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, और अच्छी यील्ड के लिए आपको चाहिए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एक तो हमारे पास चॉइस है तो हम यही करेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको शॉर्ट में पीसीसी कह देता है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका, पीसीसी किसका मिक्सचर है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मतलब CrO3, और कौन है भाई, पिरिडीन बेस जो आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेस, और HCl, इन तीन का मिक्सचर होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH PCC लगाया था, याद रखना डबल बॉन्ड जैसे का तैसे ये इंटैक्ट है, बस यहाँ पर आपका ये CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड। अगर डबल बॉन्ड कहीं बीच में है तो उसको कुछ मत करना, याद रखना। यहाँ पर एग्जाम लाइन लिख नहीं रहा, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं कि इस बात का ध्यान रहे आपको। फिर आपको नेक्स्ट कहता है कि सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाई क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब वही CrO3 की बात कर रहा है। सेकेंडरी के लिए ये और उनके लिए PCC। अब जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर RCH है, यहाँ से H हट रहा है और जा रहे हैं C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल से। चलिए यहाँ पर और जो लाइनें लिखता है उसको भी रीड करते हैं। टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। टर्सरी, ये एक लाइन साफ साफ लिख रहा है कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशंस नहीं देता है। फिर कहता है अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KNO4 एंड, और दूसरा कौन है यहाँ पर, KNO4 यूज कर ले, और क्या, एलिवेटेड टेम्परेचर, बड़ी हाई टेम्परेचर यूज किया जाए, तो क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस, तो वहाँ पर बहुत सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड टूटने लगते हैं। एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म। तो कह रहे हैं अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर बहुत हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट करके वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और नॉर्मली आपको बताया गया टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर कह रहा है व्हेन अ वेपर ऑफ अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर हुई 573 केल्विन टेम्परेचर पे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को पास कर रहे हैं, लिक्विड को नहीं, उसकी वेपर को पास करते हैं, तो डिहाइड्रोजनेशंस टेक प्लेस एंड एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। वाइल टर्सरी के साथ भी कह रहे हैं भाई टर्सरी को भी ऐसा करके देखे तो उसके वेपर पास करे, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करके क्या देखा, एल्की। तो देखो यहाँ पर ये प्राइमरी था, यहाँ से H हटा करके आपने देखा अल्कोहल बना, एल्डिहाइड बना। सेकेंडरी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कीटोन, और टर्शरी के साथ अगर हम देखते हैं यहाँ से, आप बताओगे ये, और एक यहाँ से H से हटा करके हम बता देते हैं एल्की, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन, यहाँ डिहाइड्रोजनेशंस, ऐसा कुछ होता है। चलिए यहाँ पर एक केस है आपकी बुक में, यहाँ पर ऐसा बॉक्स में लिखा है, तो उसके मैं सुना देता हूँ। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर बाई चांस, ठीक है, कोई व्यक्ति है वहाँ पर, वो क्या कर रहा है, वो इथेनॉल, जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इथेनॉल ही होता है। ठीक है, इथेनॉल को ही पिया जाता है, तो इथेनॉल को वो ले रहा है, लेकिन बाई मिस्टेक हो सकता है वहाँ पर इथेनॉल के साथ कुछ वहाँ पर मेथेनॉल भी मिक्स है उसके अल्कोहल में, तो वहाँ पर क्या समस्या होगी, ये ध्यान देना। जैसे कि मैंने अभी ऑक्सीडेशन का एक पैटर्न आपको बताया कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फर्दर एसिड में जाता है। यही सेम पैटर्न हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। और बॉडी के अंदर होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप देखेंगे जब हम इथेनॉल ही अगर इनटेक कर लेते हैं, इथेनॉल को, अल्कोहल को, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, आपको पता है, इथेनॉल पहले जाएगा, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल बना लेगा एल्डिहाइड, फिर उसका ऑक्सीडेशन होकर के इथेनोइक एसिड बनाता है। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर बताया गया, अगर बाई मिस्टेक कोई अल्कोहलिक ड्रिंकर है, उसके अल्कोहल में इथेनॉल के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में मेथेनॉल भी आ जाए, तो होगा क्या, तो मेथेनॉल बॉडी में जाते ही पहले यहाँ पर क्या कर जाता है, एक कार्बन के अल्कोहल से एक कार्बन का एल्डिहाइड बना लेगा, मेथेनॉल से मेथेनल बना लेगा, ऑल से अल, या फिर कह सकते हैं मेथेनॉल से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड बना लेता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जैसे बॉडी में बना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगा, वहाँ पर ज़्यादा उसने इंटेक कर लिया, तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब कह रहे हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी मेथेनॉल इंटेक किया हुआ व्यक्ति पहुँच जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि डॉक्टर उसको कैसे ट्रीट कर सकता है, तो आपको बताया गया कि उसको वेन के थ्रू डाइल्यूटेड इथेनॉल देते हैं, मतलब उसको फिर से अल्कोहल दिया जाता है, लेकिन कैसे, अब उसको वेन के थ्रू देते हैं, लेकिन डाइल्यूट इथेनॉल दिया जाता है। उससे क्या हो जाएगा, आपको पता है, जो एंजाइम्स हमारे बॉडी के
जो यहाँ पर मेथेनॉल को मेथेनोइक एसिड बनाते जा रहे थे, फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं, जब वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको बाहर से इथेनॉल देना शुरू करते हैं। इथेनॉल जब जाएगा तो वो जो एंजाइम्स थे तो मेथेनॉल को छोड़ करके क्या कर जाते, जब इथेनॉल आ रहा है इथेनॉल के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब इथेनॉल के ऊपर उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करने लगते हैं, तब इतना टाइम किडनी को मिल जाता है जिससे वो मेथेनॉल को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले, खींच ले। तो ये ट्रीटमेंट का तरीका आपको बताया गया। वैसे तो लगभग काफ़ी लोगों की डेथ हो ही जाती है, इसलिए कहते हैं आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे। तो वहाँ पर यही होता है, जहरीली शराब का मतलब वहाँ पर ये हो जाता है कि उनके इथेनॉल में कहीं ना कहीं मेथेनॉल मिक्स हो गया था। तो थोड़ा सा लिखा गया, इसको ऐसे सुन लेते हैं। Biological oxidation of methanol and ethanol is in the body produces the corresponding aldehyde followed by H। मेथेनॉल इथेनॉल की अगर बात करते हैं, बॉडी में हो जाता है तो पहले वो एल्डिहाइड, फिर क्या कर जाता है, एसिड बना देता है। फिर कहता है एट टाइम द एल्कोहलिक्स बाई मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल, अगर इथेनॉल को ड्रिंक कर रहा है मिक्स्ड विथ मेथेनॉल, ऑल्सो कॉल्ड डी नेचर्ड एल्कोहल, उसको तब डी नेचर्ड एल्कोहल कह देते हैं। पता है कि इन द बॉडी मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज, मेथेनॉल जो बॉडी के अंदर चला गया इस ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट टू मेथेनल, पहले ऑक्सीडाइज होकर के मेथेनल बना लेता है, एंड देन टू मेथेनोइक एसिड, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड बना लेता है। और बताया गया विच में कॉज, जो मेथेनोइक एसिड बन गया है वो क्या करे, विच में कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगा व्यक्ति और मर भी जाएगा। बताया गया अ मेथेनॉल पॉइजन पेशेंट्स इज ट्रीटेड बाई गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, जो मेथेनॉल ड्रिंक के पेशेंट्स है उसको क्या दिया जाता है, मेथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड विथ गिविंग इंट्रावेन, वेन के थ्रू, नसों के थ्रू क्या दिया जाता है, इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल। ठीक, उसको डाइल्यूट इथेनॉल दिया जाता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज टू एसिड इज स्वैम्ड अलाउिंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट द मेथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि आपको इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे का जो भी रिएक्शंस है फिनॉल की रिएक्शंस उसको देखेंगे। ठीक है।